नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है नाबालिग दुल्हन। बृजलाल गांव का प्रतिष्ठित आदमी था। उसके घर में उसकी पत्नी राधा, बेटा और बेटी रमा रहते थे। बृजलाल के पास अच्छी खासी खेती बाड़ी, मवेशी, ट्रैक्टर सब कुछ था। उसका बेटा अभी तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था और बेटी रमा 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। इसके अलावा बृजलाल के घर में रहती थी उसकी छोटी बहन पूजा। पूजा को एक लड़के राज से प्रेम हो गया था। पूजा राज को दिलो जान से चाहती थी, पर राज ने पूजा को धोखा दे दिया। उसने उसे छोड़ किसी और से शादी कर ली। उसके बाद पूजा टूट सी गई। उसका प्रेम और शादी पर से विश्वास उठ गया। उसने आजीवन कुमारी रहने का निर्णय ले लिया। घर में सब ने उसे बहुत समझाया, पर उसने किसी की ना सुनी। अब पूजा की उम्र 35 साल है। रमा और पूजा दोनों बुआ भतीजी में बहुत ही लगाव था। बचपन से पूजा ने रमा को बहुत प्रेम दिया था, बिल्कुल एक माँ की तरह पाला। इसलिए रमा पूजा को बुआ माँ कहकर पुकारती। बृजलाल एक छोटी सोच वाला इंसान था। उसे बेटियों को पढ़ाने में ज़्यादा विश्वास ना था। बृजलाल रमा का विवाह 13 साल की उम्र में अपने ही गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रीकांत के बेटे कमल से तय कर दिया था। उस समय कमल केवल 14 साल का था। जल्दी ही कमल रमा को विवाह के बंधन में बांध दिया गया था। दोनों के परिवार वालों ने मिलकर तय किया था कि जब कमल और रमा समझदार हो जाएंगे और कमल की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब दोनों का गौना कर उसे ससुराल ले जाएंगे। इसलिए रमा मायके में ही रहने लगी। शादी के 6 महीने ही बीते थे। रमा और कमल का चुप चुप कर मिलना जारी था। रमा की सहेली उसे छेड़ती। सहेलियों की बातें सुन रमा के दिल के तार हिल जाते थे। कहीं ना कहीं वह भी अब कमल से मिलने के लिए बेचैन हो उठी थी। उधर कमल का भी यही हाल था। एक दिन जब रमा खेत से लौट रही थी, तभी कमल उसके पीछे साइकिल से आया। उसने एक कागज़ रमा की तरफ फेंका और चला गया। रमा ने जल्दी से उस कागज़ को उठाया और पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, आज रात 10 बजे मेरे खेत में मिलने आना। पढ़ते ही रमा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उस दिन के बाद रमा और कमल दोनों छुप छुप कर खेत में मिलने लगे। एक दिन रात को 10:30 बजे के आसपास रमा ने धीरे से अपने कमरे में प्रवेश किया और सबसे छुपते छुपाते अपने कमरे में जाने लगी। पर जैसे ही उसने अपने कमरे में प्रवेश किया तो अपने बुआ माँ पूजा को अपने कमरे में देख हैरान हो गई। पूजा ने कहा, कहाँ गई थी तू? आजकल रोज़ देख रही हूँ तेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते। मैंने कितनी बार कहा है इतनी रात को घर से बाहर मत जाया कर, पर तू है कि सुनती ही नहीं। तू कमल से मिलने गई थी ना? रमा ने हाँ में गर्दन हिलाई। यह सुन पूजा ने रमा को समझाते हुए कहा, देख रमा, इस तरह कमल से मिलना अभी ठीक नहीं। तुम दोनों अभी छोटे हो, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो गांव में क्या मुंह दिखाएंगे। एक बार बस गौना हो जाए, फिर तो तुम दोनों को साथ ही रहना है। तू यह बात समझती क्यों नहीं? चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। और हाँ, आगे से कमल से दूर रहना, समझी? पूजा रसोई में चली गई। अपनी बुआ माँ की बातें रमा के दिल में तीर की तरह चुभी। वह बड़बड़ाने लगी, कमल मेरा पति है, पता नहीं बुआ माँ को क्या परेशानी है। जलन होती होगी ना, उन्हें जो उनके प्यार ने धोखा दे दिया। सब उस भगोड़े जैसे नहीं होते। मेरा कमल मुझे कितना ज़्यादा प्यार करता है। पूजा के समझाने के बाद भी रमा का छिप छिप कर मिलना जारी था। कमल से मिलते 1 साल बीत गया था। अब रमा स्कूल नहीं जाती थी, घर में माँ का हाथ बटाती थी। बृजलाल चाहता था कि रमा घर के कामों में निपुण हो जाए, जिससे
गौने के बाद ससुराल में कोई परेशानी ना हो। एक दिन रमा कमल से मिलने गई। उसने बताया कि पिताजी चाहते हैं कि मैं 11वीं की पढ़ाई करने के लिए शहर जाऊं, क्योंकि गांव में सिर्फ 10वीं तक ही स्कूल है। इस कारण मैं कल ही बस से अपने मामा के पास जा रहा हूँ। यह सुनकर रमा उदास हो गई। दुखी मन से उसने कमल को विदा किया। वह उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। इस समय रमा 15 साल की थी और कमल 16 साल का था। शहर पढ़ने के लिए चला गया। शहर जाते ही कुछ दिनों में कमल शहरी रंग में रंग गया। स्कूल में नए दोस्त, सुंदर सुंदर लड़कियां, रात भर घूमना फिरना। उसे गए साल भर बीता था कि उसके मामा उसे समझाने लगे कि तू यहाँ पढ़ने आया है, उस पर ध्यान लगा, ना कि घूमने फिरने में। पर कमल पर अपने मामा की बातों का कोई असर ना हुआ। जब मामा ने कुछ ज़्यादा ही रोका टोकी की तो अपने पापा से मामा की झूठी शिकायत कर हॉस्टल में रहने चला गया। गांव अब कमल को नहीं रास आता। वहाँ के लोग उसे गंवार लगने लगे थे, इसलिए अब वह छुट्टियों में भी घर नहीं जाता था। उसे गए साल बीत गए थे। रमा राह देख रही थी। जब भी कोई गाड़ी शहर से आती दिखाई देती तो उसे देख उसके मन में एक आस जगती कि कहीं कमल तो नहीं है। उसमें हर बार वह निराश सी हो जाती। एक बार श्रीकांत कमल को लेने बिना बताए शहर पहुंच गया। कमल अपने पिता को देख बहुत नाराज़ हुआ। श्रीकांत ने कहा, चल सामान उठा, तेरी माँ तेरी राह देख रही है, तुझे बहुत याद करती है, तू तो शहर आकर उसे भूल ही गया। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे कोचिंग करना है आगे की क्लास की, इसलिए मैं नहीं चल सकता। पर इस बार श्रीकांत ने उसकी एक ना सुनी। कमल कुछ कह ना सका और चुपचाप अपने पिता के साथ गांव आ गया। एक दिन रमा खेत से आ रही थी और कमल अपने दोस्त के साथ फटफटिया पर जा रहा था। उसने रमा को देखा तो देखता ही रह गया। अब वह बला सी खूबसूरत हो गई थी। एक बार तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही सिकुड़ी सी चिपके से बाल लिए घूमने वाली रमा है। वह उसकी खूबसूरती को देख दीवाना सा हो गया था और मिलने के लिए बेचैन हो उठा। अब उसे सोते जागते बस रमा का ही ख्याल आता। उधर रमा को जब पता चला कि कमल गांव आया है तो उसके दिल में भी मिलने की तड़प जाग उठी। वह भी किसी न किसी बहाने से गांव में सहेलियों के साथ खूब घूमती थी, जिससे एक कमल से मिल सके। एक दिन रमा अपनी सहेलियों के साथ मेले में गई। वहाँ कमल भी अपने दोस्तों के साथ मेले में आया। दोनों एक साथ एक ही झूले में बैठे। अपने सामने कमल को बैठा देख रमा शर्म से लाल हो गई। कमल ने उसका हाथ थामा और कहा, रमा कितनी सुंदर लग रही हो तुम। रमा ने उसे शिकायत भरे लहजे में कहा, तुम तो मुझे भूल ही गए। कमल ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तू तो मेरी पत्नी है, मैं हर समय तुझे बहुत याद करता हूँ। अच्छा, तू मुझसे मिलने आएगी खेत में कल रात 8:30 बजे। रमा ने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों ने साथ मेला घूमा और अपने अपने घर चले गए। रमा बेसब्री से अगले दिन रात का इंतज़ार कर रही थी। उसे डर था कि कहीं किसी ने उसे कमल से मिलते देख लिया तो गांव में बदनामी भी होगी। पर दूसरी तरफ सोचने लगी, कमल साल भर बाद आया है, यदि नहीं मिलने गई और वह नाराज़ हो गया तो, और फिर वापस वह शहर चला जाएगा तो पता नहीं कब मिलना होगा। कमल अपने खेत में रात को 8:30 बजे रमा का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद उसे रमा आती दिखाई दी। वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उस दिन पूजा और ब्रिजलाल किसी रिश्तेदार की शादी में दूसरे गांव गए थे। पूजा वहां कुछ दिन रुकने वाली थी और ब्रिजलाल अगले दिन वापस आने वाला था।
और रमा की माँ और भाई घर पर थे। रमा अपनी माँ से झूठ कहकर घर से निकली थी कि उसकी सहेली ने जन्मदिन पर उसे बुलाया है। उसकी माँ ने उसे रोका भी, पर रमा ने जिद की। इस पर उसकी माँ ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। कमल ने रमा से कहा, सुनो, हम खेत में बैठेंगे तो कोई भी हमें देख सकता है, इसलिए ऐसा करते हैं, उस भंडार गृह में चलते हैं। भंडार गृह में जाते ही दोनों ने कुछ देर बातें की। फिर कमल रमा की जुल्फ़ों से खेलने लगा, उसके रूप की तारीफ़ करने लगा। रमा के गाल शर्म से लाल हो गए। ना जाने कब दोनों एक दूसरे में खो गए, पता न चला। रमा कुछ देर बाद घर आ गई। अपने कमरे में जा उन पलों को फिर से याद करने लगी। अभी भी वह उस स्पर्श को महसूस कर रही थी। 16 साल की दुल्हन के साथ सुहागरात मना कमल बहुत ही खुश था। जब तक कमल गांव में रहा तब तक कोई ना कोई बहाना बनाकर रमा उससे मिलने जाती रही और दोनों प्यार के सागर में गोते खाते रहें। रमा जब कमल को रोकने का प्रयास करती तो कमल उसे कहता, तू मेरी पत्नी है, तुझ पर मेरा हक है। देख, कुछ दिन की बात है, बस एक बार 12वीं पास हो जाऊं, फिर मैं गांव वापस आ जाऊंगा और तुझे अपने घर ले जाऊंगा। वह घड़ी आ गई जब कमल वापस चला गया। पूजा भी रिश्तेदार के यहाँ से लौट आई थी, पर रमा अब भी कमल के ख्यालों में दिन रात खोई रहती थी। इस बात को 1 महीना बीत गया था। रमा की मौसी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए उसकी माँ और भाई दोनों मौसी के यहाँ गए हुए थे। घर में सिर्फ पूजा, बृजलाल और रमा ही थे। अचानक ही रमा की तबीयत खराब हो गई। उसे चक्कर से आने लगे। वह चुपचाप अपने कमरे में सो गई। शाम को जब पूजा उसे जगाने आई तो उसकी तबीयत देख बोली, चल तुझे डॉक्टर को दिखा लाते हैं। इस पर रमा ने कहा, बस थोड़ी सी कमज़ोरी लग रही है, आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। अचानक जैसे ही रमा बिस्तर पर से उठी, उसे ज़ोर से चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। बृजलाल जल्दी से डॉक्टर को लेकर घर आया। जब डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि रमा माँ बनने वाली है, यह सुन बृजलाल और पूजा हैरान परेशान हो गए। रमा के चेहरे का रंग उड़ गया। बृजलाल ने डॉक्टर से विनती की, यह बात किसी से ना कहे, नहीं तो गांव में लोग हमें रहने नहीं देंगे। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि वह यह बात किसी से नहीं कहेगा। पूजा ने सख्ती से रमा से पूछा तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। सच जान पूजा रमा को कोसने लगी, उसे बुरा भला कहने लगी। फिर बोली, जो हो गया सो हो गया। मैं भैया से कहती हूँ जल्दी तेरा गौना करवाए और तुझे ससुराल भेजे। बृजलाल के पास अब दूसरा कोई रास्ता ना था। वह भी यही चाहता था। रमा का रो रो कर बुरा हाल था। उसने सोचा, क्यों ना कमल से फ़ोन पर बात करें। हॉस्टल के नंबर पर उसने कमल को कॉल किया। जैसे कमल ने रमा की आवाज़ सुनी तो गुस्से से बोला, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जो तूने फ़ोन किया। रमा ने जब अपने माँ बनने की बात बताई तो चिल्लाते हुए बोला, पागल है क्या, मैं अभी बच्चा नहीं चाहता हूँ, मैं गौना अभी नहीं चाहता हूँ, मुझे पढ़ना है, समझी, इसलिए तू गर्भ गिरवा दे। देख, इससे पहले लोगों को पता चले और बदनामी हो। मैं बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ। इससे पहले रमा कुछ कहती, कमल ने फ़ोन काट दिया। रमा को कमल से ऐसी बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। उसे बहुत रोना आया। जब उसने यह बात पूजा को बताई तो पूजा यह सुन बोली, तू रो मत, हम तेरे ससुर से बात करेंगे, देखना जल्दी ही तेरा गौना हो जाएगा और तू ससुराल चली जाएगी, फिर कमल भी तुझे अपना लेगा। जब बृजलाल ने श्रीकांत से बात की
तो उसने कहा वे जल्द ही कमल से बात कर बताएंगे। जब बृजलाल ने यह बात पूजा से कही तो पूजा ने जो भी बात रमा और कमल के बीच हुई वह बृजलाल को बता दी। बृजलाल यह सुन परेशान हो गया। यदि कमल ने उसके पिता को इनकार कर दिया तो क्या होगा। अगले दिन फिर बृजलाल श्रीकांत से मिलने आया, पर इस बार श्रीकांत बड़ी बेरुखी से पेश आए और उन्होंने कहा, तुम्हारी बेटी चरित्रहीन है। मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगा रही है कि उसके पेट में पल रहे पाप का बाप मेरा कमल है, जबकि कमल ने खुद कहा कि उसके और रमा के बीच कुछ नहीं हुआ है, तो वह कैसे बाप बन गया। कमल ऐसी बदचलन को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता और ना ही हम बहू के रूप में उसे स्वीकार करेंगे। श्रीकांत ने बृजलाल को बहुत खरी खोटी सुनाई और घर जाने को कह दिया। बेचारे अपने बचाव में कुछ ना कह सके। जब घर जाकर उन्होंने यह बात पूजा से कही तो उसने कहा, कमल झूठा है, आपने रमा के ससुर जी को समझाना था। बृजलाल ने कहा, मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं माने। हमारी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया। पूजा, अब क्या होगा। यह बात रमा ने भी सुनी। वह रोने लगी। तब उसके सर पर हाथ रख एक लाचार पिता ने कहा, मत रो बेटी, हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। रमा ने कहा, बाबूजी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे भूल हो गई, मैंने सब बर्बाद कर दिया। पूजा उसे समझाने लगी कि एक बार फिर भैया तेरे ससुर से बात करेंगे। जब एक बार फिर बृजलाल ने श्रीकांत से बात करना चाहा तो उन्होंने फिर उन्हें अपमानित किया। रमा मन ही मन टूट सी गई थी। उस रात वह बहुत रोई। अगली सुबह उसने मन ही मन कुछ सोचा और अपने पिता से बोली, बाबूजी मुझसे गलती हुई है और मैं इस गलती की सज़ा इस मासूम को नहीं दूंगी। इसलिए मैं यह गर्भ नहीं गिराऊंगी, यह पाप नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और उस कमल को सज़ा दिलवाऊंगी। बृजलाल ने कहा, मैं जानता हूँ जो तेरे साथ कमल ने किया वह सही नहीं किया। मैं तेरे निर्णय में तेरे साथ हूँ, पर क्या यह उचित होगा। इससे गांव में बहुत बदनामी होगी। रमा ने कहा, मैं इस अजन्मे बच्चे के साथ अन्याय नहीं करूँगी। इस मासूम के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ, पर मैं इस बच्चे को इसके पिता का नाम और हक दोनों दिलवा कर रहूँगी। वह कमल डरपोक हो सकता है पर मैं नहीं। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। अपनी बेटी की बात सुन बृजलाल रो दिए और बोले, तेरे साथ हूँ मैं बेटी। और पूजा ने भी कहा, मैं भी आप दोनों के साथ हूँ। बृजलाल और रमा वकील से मिले। कमल के खिलाफ केस दर्ज हो गया। समय बीतता गया। रमा का बढ़ता हुआ पेट लोगों में चर्चा का विषय था। उधर रमा कोर्ट में अपने बच्चे और अपने हक के लिए लड़ रही और बाहर समाज से लोग ना जाने क्या क्या कहते। उसे बेशर्म, आवारा, ना जाने किसके साथ मुंह काला करके आई है और इसे न्याय चाहिए। रमा दिल पर पत्थर रख उन सबको अनसुना कर देती। उसने एक बेटे को जन्म दिया। श्रीकांत ने कई बार दोनों बाप बेटी पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया, पर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। डीएनए टेस्ट से साबित हो गया कि कमल ही उस बच्चे का पिता है। रमा यह लड़ाई जीत गई। उसे न्याय मिल गया और उसे कमल की संपत्ति में अधिकार भी मिला। श्रीकांत ने हाथ जोड़ रमा से कहा, मैं कमल और तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ, तुम उसे सज़ा से बचा लो। पर रमा अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। कुछ समय बाद गांव से कुछ दूरी पर बसे दूसरे गांव के रहने वाले रमेश से रमा की शादी कर दी गई। रमेश की पत्नी किसी बीमारी के कारण मर चुकी थी। उसके घर में उसके पिता और रमेश ही रहते थे। अतीत जानकर भी रमेश और उसके पिता रमा को अपनाने के लिए तैयार थे। शादी कर रमा अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद रमा की पहली दिवाली थी, इसलिए पूजा और बृजलाल उसके ससुराल गए। वहाँ उसे खुश देख दोनों बहुत खुश थे। अपनी गृहस्थी में अपनी बेटी को खुश देख बृजलाल की आंख भर आई और सोचने लगे, रमा का
दोषी तो मैं भी हूँ। जिस उम्र में उसके हाथ में किताब होनी थी उस उम्र में मैंने उसे ब्याह दिया। सरकार ने शादी की उम्र इसलिए निर्धारित की है कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लायक हो जाएं, पर मुझ जैसे पिता यह बात समझते नहीं और अपनी बेटी को बोझ समझकर कम उम्र में ही ब्याह देते हैं। आज के ज़माने में अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कठिन समय में 4 पैसे कमा सके। आज मुझे शिक्षा का महत्व समझ आ रहा है। काश मैं रमा को पढ़ने देता और उसका सही समय पर ब्याह करता तो आज यह सब ना होता। आप सभी का धन्यवाद।